नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि 10 प्रश्नों की श्रृंखला हम लाते हैं आपके लिए, जो कि सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों को शामिल करके बनाई जाती है। इसको बनाने के पूर्व बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को भी देखा जाता है और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देख करके हमारी टीम के द्वारा यह प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की जाती है। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां जहां पर आपसे सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, वहां पर हमारी यह श्रृंखला निर्णायक सिद्ध होगी। और आप जैसा कि देख भी रहे होंगे, आगामी यूपी लेखपाल, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपीपीएससी और यूपीपी सहित तमाम ऐसी बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं हैं जिनका हमको और आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो जहां जहां पर भी सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, वहां पर यह श्रृंखला निर्णायक सिद्ध होगी। और बिना देरी के बाद की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रोज की भांति आज भी भारत की राज्य व्यवस्था से ही लिया गया है। प्रश्न आपके सामने है, राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहां पर सही वाला कथन आपसे पूछा गया है। 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। पहला कथन है कि राज्यसभा प्रत्येक दूसरे वर्ष भंग हो जाती है। दूसरा विकल्प है यहां पर राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भंग होती है। तीसरा है राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। चौथा और अंतिम विकल्प यहां पर दिया, लोकसभा भंग होने के बाद राज्यसभा भंग हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के बारे में यहां पर हम लोग जानेंगे, विशेष प्रावधान क्या है, संविधान में इसकी स्थिति क्या है। तो भारत के संविधान के भाग की अगर हम बात करेंगे तो 5, भाग 5 में अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद हो जाएगा 80। भाग 5 और अनुच्छेद 80 में किसका वर्णन है, तो याद रखना है राज्यसभा, जहां से यह प्रश्न पूछा गया है। राज्यसभा के बारे में और जानते हैं, राज्यसभा के और कौन कौन से नाम है। तो राज्यसभा को कहा जाता है स्थायी सदन। स्थायी सदन, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे कहा जाता है कि यह राज्यों का सदन है, राज्यों का सदन है। और इसे अनुभवी व्यक्तियों का सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा संसद का अभिन्न अंग है, यह भी याद रखना है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद, अगर हम अनुच्छेद की बात करेंगे तो हमारे आर्टिकल नंबर 69 में लिखा हुआ है कि भारत में एक संसद होगी। जो इस अनुच्छेद में क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है संसद होगी। तो जो किससे किससे मिलकर के बनेगी, तो याद रखिएगा लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा और भारत के महामहिम राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। तीनों को सामूहिक रूप से कौन सा नाम दिया गया, तो तीनों को कहा गया संसद। और आर्टिकल नंबर 79 हमें याद रखना है, भाग 5 संविधान का, भारत की संसद होगी जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति को सम्मिलित रूप से शामिल किया जाता है। और तीनों को कहा जाता है अभिन्न अंग। भारत की संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, याद रखिएगा, जिसमें लोकसभा, जिसको कहा जाता है जनता का सदन, अस्थायी सदन, और बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर राज्यसभा की, इसे स्थायी सदन और राज्यों के सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। अगर हम राज्यसभा की तुलना लोकसभा से करें तो हमारी जो वर्तमान लोकसभा है उसका क्रम क्या है, तो याद रखना है 18वां, अर्थात इससे पहले 17 बार भारत की लोकसभा भंग हो चुकी है। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 81 भाग 5 के प्रावधानों के तहत 3 अप्रैल 1952 को की गई थी। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, तो 3 अप्रैल, याद रखेंगे 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। और इसकी जो प्रथम बैठक है, प्रथम बैठक, तो प्रथम बैठक का आयोजन कब हुआ था, तो 13 मई 1952, याद रखिएगा 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है, तो कार्यकाल के मामले में स्थायी सदन है। सदन का कार्यकाल स्थायी है और सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो याद रखना है 6 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का रखा गया है। और राज्यसभा में सीटों के आवंटन का आधार क्या बताया गया, जनसंख्या। जिस राज्य की जितनी ज्यादा आबादी होगी उसे राज्यसभा में उतना अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, तो जहां पर राज्यसभा की 31 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 31 से 31, ये भी आपको नोट कर लेना है। राज्यसभा एक ऐसा सदन होता है जिसका अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा, तो याद रखना भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति।
ठीक है, उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है और भारत का उपराष्ट्रपति भी होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखिएगा 5 वर्ष। और राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष वहां का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए उसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। और राज्यसभा के उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। अब 6 वर्ष क्यों होता है, क्योंकि वह सदन का सदस्य होता है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष है, वह सदन का सदस्य होता है, अर्थात वह राज्यसभा का सदस्य भी होगा। और राज्यसभा के उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वह सदन का सदस्य नहीं होता है। सदन का सदस्य न रहते हुए भी राज्यसभा का अध्यक्ष की हैसियत से सदन में किसी भी मुद्दे पर यदि वहां पर मतदान होता है और मतों की संख्या बराबर होती है तो वह अपना निर्णायक मत दे सकता है। अगर हम बात करें भारत के पहले राज्यसभा के अध्यक्ष या पहले उपराष्ट्रपति, तो याद करना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और पहले राज्यसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। और वर्तमान की बात करेंगे तो सीपी राधाकृष्णन जी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी हैं और भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। सीपी राधाकृष्णन जी के पूर्व जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति थे और जगदीप धनखड़ जी के पूर्व एम वेंकैया नायडू जी भारत के उपराष्ट्रपति थे। और एम वेंकैया नायडू जी के पूर्व अगर हम बात करें तो लगातार 2 कार्यकाल मोहम्मद हामिद अंसारी जी भारत के उपराष्ट्रपति थे। तो यहां पर अगर आपसे सूची मिलान करने वाला सवाल पूछा जाता है तब भी ये जो हमारा व्याख्यान है ये आपके लिए निर्णायक सिद्ध होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष क्या होता था? मौर्य प्रशासन में सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई थी, सबके दायित्वों को बांटा गया था। और हमें प्राचीन भारत के इतिहास में सुव्यवस्थित मंत्री परिषद, मंत्रियों की सलाहकार परिषद या एक वरिष्ठ जनों की परिषद का पहला व्यापक उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, अजय, अंशुल 5 नाम इनके हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र नाम के ग्रंथ को लिखा हुआ है। तो मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष क्या होता था? 4 विकल्प यहाँ पर है, सिक्कों का निरीक्षक, टकसाल का अध्यक्ष, खदानों का अध्यक्ष और चरागाहों का अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि टकसाल के अध्यक्ष को हम लोग लक्षणाध्यक्ष के नाम से जानते थे। टकसाल क्या होता है? जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं, जहां पर सिक्के ढाले जाते, सिक्के धातुओं के होते हैं, उनकी ढलाई होती है, उसे टकसाल कहते हैं। आज भी सिक्के प्रचलन में है, तो सिक्के जहां पर डाले जाते हैं उसे टकसाल कहा जाता है। और टकसाल का जो अध्यक्ष होता था उसको कहते थे लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष। अब यहां पर मौर्य काल में प्रशासन में दायित्वों को बांट दिया जाता था, जैसे हम आज की मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल से हम तुलना कर सकते हैं। तो यहां पर पहला विकल्प दिया हुआ है सिक्कों का निरीक्षक। सिक्कों के निरीक्षक को कहते थे रूपदर्शक। आपसे पूछा जाएगा सिक्कों के निरीक्षक को मौर्य काल में क्या कहते हैं? जब सिक्के ढलाई होती थी तब उसका अध्यक्ष कौन होता था? टकसाल का लक्षणाध्यक्ष। और जब सिक्के आ जाते थे, ढल जाते थे, तो उनका निरीक्षण बारीकी से करने का दायित्व किसका था? रूपदर्शक। अब हम बात करेंगे विकल्प नंबर 3 की, जो सी नंबर पर है। खदानों के अध्यक्ष को क्या कहते थे? तो खदानों के अध्यक्ष को कहते थे अकाराध्यक्ष। क्या कहते थे इसको? अकाराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष ये खानों का अध्यक्ष था। खानों के द्वारा माइनिंग यहां पर की जाती थी और पृथ्वी के भूगर्भ से तमाम बहुमूल्य खनिज और बहुपयोगी खनिजों को निकाला जाता था। अब हम बात करेंगे अंतिम विकल्प की, यहां पर दिया हुआ है चरागाहों का अध्यक्ष। चरागाह बड़े बड़े होते थे और पशुपालन भी उस समय प्रचलन में था, बड़े पैमाने पर प्रचलन में था। तो इसको कहते थे विविता अध्यक्ष। क्या कहते थे? विविताध्यक्ष। विविताध्यक्ष नाम का जो व्यक्ति होता था, दायित्व का निर्वहन करता था, वो चरागाहों का अध्यक्ष होता था। सिक्कों का निरीक्षक रूपदर्शक, टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष, खदानों का अध्यक्ष अकाराध्यक्ष और चरागाहों का अध्यक्ष विविताध्यक्ष। मौर्य प्रशासन में चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रधान पुरोहित, सलाहकार, गुरु और प्रधानमंत्री की भूमिका में चाणक्य थे, जिनको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। मैकियावेली पाश्चात्य दर्शन के एक प्रतिपादक है, जिन्होंने द प्रिंस नाम का ग्रंथ लिखा है और कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र की तुलना द प्रिंस नामक ग्रंथ से की जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, मृत ज्वालामुखी देमबंद किस देश में है? 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, जापान, भारत, ईरान और इंडोनेशिया। जापान, भारत, ईरान और इंडोनेशिया। तो ज्वालामुखी कौन सा यहाँ पर? देमबंद। देमबंद ज्वालामुखी
कहां पर है ये आपसे पूछा गया है। ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक जागृत, एक सुसुप्त और एक मृत। तो यहां पर कौन सा पूछा गया आपसे, मृत ज्वालामुखी पूछा गया। देवबंद कहां है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है इस समय सबसे दुनिया में चर्चित देशों में कौन शामिल है, ईरान। हाल के दिनों में ईरान वैश्विक चर्चा का विषय बना हुआ है। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच एक युद्ध छिड़ा हुआ है, जंग बढ़ती जा रही है। तो ईरान की राजधानी तेहरान से कुछ मील की दूरी पर ये ज्वालामुखी स्थित है और कैसा है, मृत है। अब हम बात करेंगे पहले विकल्प की। पहले विकल्प में यहां पर दिया हुआ है जापान। जापान में से कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, बहुत सारे हैं, जिनमें कि प्रमुख की अगर हम बात करें तो माउंट फूजी और सुकाराजिमा। ठीक है, माउंट फूजी आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर कहां ज्वालामुखी, माउंट फूजी, तो ये जापान का प्रमुख ज्वालामुखी है। भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 ज्वालामुखी स्थित हैं। एक का नाम है बैरन द्वीप, एक का नाम है बैरन द्वीप और एक का नाम है नारकोडम द्वीप। नारकोडम द्वीप याद रखिएगा, नारकोडम द्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत के 2 प्रमुख ज्वालामुखी हैं, जिनमें का बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी हाल के दिनों में ये चर्चा में भी रहा था। अब हम बात करेंगे इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया एक द्वीपीय राष्ट्र है और यहां पर कौन कौन से प्रमुख ज्वालामुखी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इंडोनेशिया की राजधानी आपको याद रखनी वर्तमान में जकार्ता है और इंडोनेशिया ने बढ़ते हुए समुद्र के जलस्तर को देखते हुए नुसंतारा नामक स्थान पर अपनी राजधानी, भविष्य की राजधानी बनाने का प्रस्ताव भी पास किया है और आने वाले 50 साल में इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता के स्थान पर नुसंतारा को बनाएगा। यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं नुसंतारा। नुसंतारा आपसे पूछा जा सकता नुसंतारा क्या है, तो इंडोनेशिया की भविष्य की राजधानी है। अब इंडोनेशिया एक द्वीपीय राष्ट्र है। यहां पर माउंट सेमेरू और माउंट मोरापी, याद रखिएगा, माउंट सेरेमो और माउंट मोरापी नाम के 2 ज्वालामुखी यहां पर, माउंट सेमेरू, ठीक है, सेमेरू और माउंट मोरापी, ये 2 ज्वालामुखी प्रमुख हैं, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। इंडोनेशिया मैंने बोला भी द्वीपीय राष्ट्र है, भारत का पड़ोसी भी राष्ट्र है। ऑक्सीकरण क्या होता है, यह प्रश्न विज्ञान से लिया गया है। रासायनिक अपक्रिया के दौरान पदार्थ का हाइड्रोजन ग्रहण करना, ये पहला विकल्प है। रासायनिक अपक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना, तीसरा विकल्प है रासायनिक अपक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन मुक्त करना और चौथा अंतिम विकल्प है रासायनिक अपक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मुक्त करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि ऑक्सीकरण की अपक्रिया जब होती है तो रासायनिक अपक्रिया के दौरान पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और हमें याद रखना कि हाइड्रोजन को मुक्त करता है। हाइड्रोजन को मुक्त करना अर्थात छोड़ना और ऑक्सीजन को ग्रहण करने की अपक्रिया को क्या कहा जाता है, तो विज्ञान की भाषा में इसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंगन, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा और CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। इसरो की स्थापना यहां पर लिखेंगे, इसरो की स्थापना कब होती है, तो 15 अगस्त, नोट करिएगा, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहां बनाया जाता है, तो इसका मुख्यालय बनाया जाता है कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और भारत के कई स्थानों पर इसकी प्रयोगशालाएं भी स्थापित हैं। तो इसरो के पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, इनका पूरा नाम है विक्रम, यहां पर नोट करेंगे, डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई, ये इसरो के फाउंडर थे, ये भी याद रखना है। अब पहले विकल्प में दिए हैं कस्तूरी रंगन, तो के कस्तूरी रंगन जी जो हैं वह इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं और 1994 से 2003 तक, कब तक रहे ये, 1994 से लेकर के 2003 तक इसरो के अध्यक्ष रह चुके के कस्तूरी रंगन। और के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, भारत की नई शिक्षा नीति की समिति जो थी उसके अध्यक्ष, इस नई शिक्षा नीति के प्रतिवेदन को देने वाली जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे आपसे पूछा जाएगा, तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन।
जो इसरो के अध्यक्ष भी रहे और एनईपी की समिति के अध्यक्ष भी रहे। होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक या भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक, याद रखिएगा, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भाभा जी का सपना था कि भारत भी एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बने, और अपरिहार्य कारणोंवश उनकी मृत्यु हो जाती है आकस्मिक तौर पर, जो भारत के लिए बहुत ही एक खेद का विषय रहा। भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी में कई दशक पीछे भी चला गया, ये भी याद रखना है। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के सपने को सच करके दिखाया है भारत के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी के निर्देशन में भारत ने राजस्थान की धरती पोखरण पर अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो नोट कर लेना है, 1974 में। 1974 में, और दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में। पहले वाले का कोड रखा गया था बुद्ध मुस्कुराए, और दूसरे वाले का दोबारा से सीक्रेट कोड रखा गया था बुद्ध एक बार फिर मुस्कुराए। पूरी दुनिया को भारत ने बताया कि हम भी परमाणु शक्ति संपन्न हैं, और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की कतार में भारत शामिल हो गया 1974, 1998 आपको याद रखना है। तो भाभा जी के सपने को सच किसने किया है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने जो सपना देखा था उसको चरितार्थ किया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यहां पर विकल्प में दिए सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, या भारत के पहले वैज्ञानिक हैं जिनको 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल मिला था। ठीक है, भौतिकी का नोबेल दिया गया था। ये पहले व्यक्ति है, पहले साइंटिस्ट है। अगर पहले व्यक्ति पूछा जाएगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता, तो आपको याद रखना है 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी कृति गीतांजलि के लिए नोबेल दिया गया था, जो भारत सहित एशिया महाद्वीप के पहले व्यक्ति थे जिनको साहित्य का नोबेल दिया गया। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले साइंटिस्ट बताइए, वैज्ञानिक बताइए जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको सीवी रमन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी के निम्नलिखित संघर्षों में से किसमें औद्योगिक दिया, यहां पर औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था। तो औद्योगिक श्रमिक वर्ग किसमें शामिल था, तो याद रखिएगा औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था। 4 विकल्प यहां पर है, चंपारण, खेड़ा, दांडी और अहमदाबाद। तो इन 4 विकल्पों में सही जवाब क्या है कि जहां पर महात्मा गांधी ने श्रमिकों की आवाज उठाई हो, औद्योगिक श्रमिकों के हित की लड़ाई लड़ी हो, तो सही जवाब है अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है वह 1918 में आयोजित होता है, और वहां पर जो फैक्ट्री में वर्कर थे उनको प्लेग का बोनस देने की बात सरकार के द्वारा की गई थी, और सरकार अपने वादे से मुकर गई। इसी बात को आगे रख करके महात्मा गांधी ने वहां पर एक जन आंदोलन किया, जिसे हम लोग अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के नाम से जानते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बाद गुजरात का एक तालुका है खेड़ा, वहां पर किसानों की समस्या को लेकर के महात्मा गांधी ने आंदोलन किया। किसानों की समस्या, जैसा कि प्रश्न में यहां पर पूछा गया था औद्योगिक श्रमिक, तो खेड़ा में किसानों की समस्या को लेकर के महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन किया गया। पहले विकल्प पर यहां दिया चंपारण, तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत की धरती पर पहली बार 1917 में चंपारण कहां है, तो याद रखना है बिहार में है। यहां पर पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। बिहार के लोकप्रिय नेता राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर, उनके बुलावे पर महात्मा गांधी वहां पर जाते हैं, यह भी याद रखिएगा। जबकि ठीक कहना यह होगा कि वहां पर मोहनदास करमचंद गांधी जाते हैं। और चंपारण सत्याग्रह के सफल आयोजन के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि दी, और वो महात्मा गांधी के नाम से लोकप्रिय। आपसे भी पूछा जा सकता है कि मोहनचंद करमदास गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। कब दी गई, तो चंपारण सत्याग्रह के सफल आयोजन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रदान की थी। अब हम बात करते हैं दांडी मार्च की। दांडी मार्च का आयोजन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तब किया गया था। कब, तो याद रखना है 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ होता है, और 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी नामक तट पर जाकर के महात्मा गांधी एक मुट्ठी नमक लेते हैं, और सांकेतिक रूप से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन व्यक्त करते हैं, और नमक कानून को तोड़ने की घटना भी इसे कहा गया। याद रखिएगा। तो यहां पर आपके 4 प्रश्न लगभग तैयार हो गए, 4 से अधिक ही तैयार हो गए।
चंपारण 1917 बिहार, खेड़ा एक तालुका था गुजरात का, दांडी ये भी गुजरात से जुड़ा हुआ है, अहमदाबाद मिल मजदूर महात्मा गांधी के द्वारा किए गए सभी सत्याग्रहों में पहली बार औद्योगिक श्रमिकों की आवाज उठाने का कार्य यहां पर किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व गौरैया दिवस, गौरैया संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? गौरैया एक बहुत छोटा सा घरेलू पक्षी होता है और बहुत सोशल भी होता है, उसकी बड़ी उपयोगिता भी रही, बड़ी लोकप्रियता भी रही। तमाम आपने देखा होगा अपने छात्र जीवन में बहुत सारी कविताएं भी आपने पढ़ी होंगी गौरैया को देख करके, बहुत सारे लेखकों ने गौरैया को केंद्र बिंदु में रख करके बहुत सारी कविताएं भी लिखी हुई हैं। तो गौरैया संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 4 विकल्प यहाँ पर आपको दिए गए, 20 मार्च, 12 अगस्त, 29 जुलाई और 22 सितंबर। तो गौरैया संरक्षण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को। 20 मार्च को विश्व गौरैया संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जैसा कि प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ। गौरैया एक घरेलू पक्षी है, याद रखना है। अब हम बचे वाले विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे जो हमारी श्रृंखला को आप लोगों के लिए खास बनाता है। 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी संरक्षण दिवस। हाथी संरक्षण दिवस, हाथी संरक्षण दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं, अगला विकल्प यहां पर दिया है 29 जुलाई। 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ संरक्षण दिवस। विश्व बाघ संरक्षण दिवस, ठीक है, याद रखिएगा, विश्व बाघ संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 22 सितंबर यहां पर अंतिम विकल्प है। 22 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व गैंडा संरक्षण दिवस। विश्व गैंडा संरक्षण दिवस, ठीक है, विश्व गैंडा संरक्षण दिवस। यहां पर 4 दिवस आपके तैयार हो गए। 20 मार्च को विश्व गौरैया संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जैसा कि प्रश्न आपसे पूछा गया। 12 अगस्त को विश्व हाथी संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को विश्व बाघ संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 22 सितंबर को विश्व गैंडा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला, प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का मेजबान राज्य कौन है? ये गेम पहली बार भारत में हो रहे हैं। जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए विशेषता इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है भारत सरकार और संबंधित राज्य की सरकार के सहयोग से। तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में भारत के खेल के आयोजनों में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है कि पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में 25 मार्च 2026 से 3 अप्रैल तक। कब तक? तो याद रखना है 25 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 से लेकर के 3 अप्रैल 2026 तक। 3 अप्रैल 2026 तक इनका आयोजन किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के 3 शहर हैं जहां पर इन खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। तो कौन कौन से 3 जगह है? रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा। रायपुर ये पहला है, जगदलपुर और सरगुजा। आपसे भी पूछा जा सकता है कितने स्थानों पर हो रहा है, तो 3 विकल्प यहां पर दिए गए वैकल्पिक तौर पर, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा नामक स्थानों पर 25 मार्च 2026 से 3 अप्रैल 2026 तक प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम का आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जनगणना 2027 का आधिकारिक शुभंकर जारी किया गया है? आपने तमाम ऐसी योजनाएं पढ़ी होंगी, बहुत सारी खेल प्रतिस्पर्धाएं पढ़ी होंगी, बड़े आयोजन पढ़े होंगे, राष्ट्रीय, राजकीय से लेकर के अंतरराष्ट्रीय तक, जिनको शुरू करने के पहले एक चिन्ह लॉन्च किया जाता है जिसको शुभंकर बोला जाता है। तो भारत की जो आगामी जनगणना है 2027 जो होनी चाहिए थी 2021 में, लेकिन कोविड-19 की महामारी के कारण और अन्य अपरिहार्य कारणों पर सरकार के द्वारा जनगणना नहीं कराई जा सकी। तो आगामी वर्ष 2027 में जो जनगणना होगी उसका शुभंकर अभी जारी किया गया। तो किसके द्वारा जारी किया गया यह पूछा गया। पहला विकल्प है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मृत्युंजय कुमार नारायण और ओम बिड़ला। तो भारत के प्रधानमंत्री जी का नाम भी यहाँ पर दिया है, गृह मंत्री जी का नाम भी दिया है और 2 नाम यहाँ पर और दिए, मृत्युंजय कुमार नारायण, ये भारत के जनगणना आयुक्त हैं, ये भी याद रखना है। और ओम बिड़ला जी वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी है। तो ये जारी किया गया है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। कब जारी किया गया है? तो 5 मार्च को, ठीक है, 5 मार्च। कौन सी 5 मार्च? तो ये भी याद रखिएगा 2026 की 5 मार्च को यह जारी किया गया है माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा। अभी शुभंकर की खास बात क्या है कि इसमें प्रगति और विकास, ठीक है, इसमें
प्रगति और विकास, ये दो चीजें शामिल की गई। प्रगति किसका द्योतक है? तो महिला सशक्तिकरण का, तो प्रगति नाम से महिला और विकास नाम से पुरुष, ये भारत के माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। मृत्युंजय कुमार नारायण, आपसे पूछा जा सकता है कि इस समय किस पद पर आसीन है? तो ये रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त है, याद रखिएगा ये कौन है? तो रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के पद पर ये है, ये भी आपको नोट कर लेना है। ओम बिड़ला जी 18वीं लोकसभा, जैसा कि मैंने भी पूर्व में बोला भी था पहले क्वेश्चन में, लोकसभा के अध्यक्ष हैं ये, और ओम बिड़ला जी 17वीं लोकसभा की भी अध्यक्ष थे। ठीक है, 17वीं और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिड़ला जी। आपसे पूछा जा सकता है कि जनगणना किस सूची का विषय है? तो याद रखेंगे जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना जो है संघ सूची, संविधान की 7वीं सूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो जनगणना किस सूची का विषय? जनगणना संघ सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं, जो कि आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है। हाल ही में स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया? 4 विकल्प यहां पर हैं। कावे हमदानी, बालन शाह, ठीक है, बालन शाह, यहां पर बालेन शाह, और तीसरे विकल्प पे सुप्रिया साहू, चौथे विकल्प पे नरेंद्र मोदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 दिया गया है कावे हमदानी को। कावे हमदानी जी का सामान्य परिचय यह है कि यह स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 के विजेता है, और यह भी याद रखिएगा 2026 के विजेता है, और ये इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विश्वविद्यालय है वहां पर ये अपनी सेवाएं दे, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्वविद्यालय के निदेशक हैं। किस पद पर आसीन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्वविद्यालय, वहां पर एक विश्वविद्यालय संचालित है, विश्वविद्यालय के ये निदेशक हैं, निदेशक के पद पर सुशोभित है ये, याद रखिए निदेशक पद को सुशोभित कर रहे हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री है, ये पीएम है कहां के? तुम्हारे पड़ोसी देश नेपाल के पीएम है बालेन शाह। अब सुप्रिया साहू का नाम आता है, तो सुप्रिया साहू तमिलनाडु काडर की आईएएस अफसर है, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी है। इनका काडर स्टेट कौन सा है? तो याद करिएगा तमिलनाडु काडर की ये आईएएस अधिकारी हैं, और इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 का पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार यूएन के द्वारा दिया जाता है, यूएनओ बोलेंगे यहां पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तमिलनाडु काडर की आईएएस अफसर, महिला प्रशासनिक सेवा अधिकारी की महिला जो है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 इनको दिया जा चुका है। पूर्व में भारत के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से एक नरेंद्र मोदी जी को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।